नमस्कार दोस्तों। क्या अयोध्या नहीं जाने का स्टैंड लेकर कांग्रेस फंस गई है? क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने का स्टैंड लेकर कांग्रेस अपने वोट बैंक खो सकती है? क्या कांग्रेस 2024 के चुनाव के पहले बीजेपी के मंदिर वाले ट्रैप में फंस गई है? क्या कांग्रेस के पास कोई और विकल्प था बजाय इसके कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो न्योता मिला था उसे कांग्रेस ने अस्वीकार किया? ससम्मान ही सही। क्या कांग्रेस के लिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के आमंत्रण को अस्वीकार करना 2024 के चुनाव में महंगा पड़ सकता है, नुकसानदेह हो सकता है? क्या जिस ढंग से बीजेपी कांग्रेस को रामद्रोही, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी साबित करने के लिए नैरेटिव चलाने में लगी है और तमाम मीडिया के चैनल्स कांग्रेस को हिंदू विरोधी और राम विरोधी के नैरेटिव में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने वाला है। या कांग्रेस ने सब कुछ सोच समझ कर किया है? और अगर सब कुछ सोच समझ कर यह फैसला किया तो इस फैसले तक पहुंचने में न्योते से लेकर आमंत्रण अस्वीकार करने तक में 20 दिन क्यों लगे? ऐसे कई सवाल हैं जो लगातार कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस के फैसले को लेकर पूछा जा रहा है। यह भी आकलन कि चुनाव में जब 3 महीने, जब पूरे देश को राममय बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक खास किस्म का अनुष्ठान शुरू कर दिया, व्रत शुरू कर दिया, जब प्रधानमंत्री मोदी यजमान की तरह अयोध्या पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी गाजे बाजे के साथ गांव गांव, घर घर, हर लोकसभा चुनाव तक राममय माहौल बनाने की कोशिश कर रही, तब कांग्रेस ने बहुत बड़ा जोखिम तो मोल नहीं ले लिया है। ऐसे सवालों का जवाब तलाशने के लिए बहुत सारे लोग कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं, ट्विटर पर पूछ रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी शायद आत्ममंथन कर रहे होंगे, इन सवालों का जवाब तलाश रहे होंगे। और इस बीच राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने वाली मणिपुर से मुंबई तक। तो इन सवालों का जवाब आज हम सीधा पूछेंगे, तलाशने की कोशिश करेंगे कांग्रेस के एआईसीसी के मीडिया एवं कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख चेयरमैन और प्रवक्ता, बहुत ही फायर ब्रांड और बेबाक प्रवक्ता पवन खेड़ा से। हमारे साथ स्क्रीन पर पवन खेड़ा आपको दिख रहे होंगे। पवन खेड़ा साहब, पहला सवाल तो यही कि क्या कांग्रेस इतने बड़े फैसले के साथ फंस गई है? नहीं, मुझे ये सवाल नहीं समझ में आ रहा अजीत भाई। एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल को एक राजनीतिक कार्यक्रम में आमंत्रित करता है, तो राजनीतिक दल ने कहा कि साहब, आपका जो निमंत्रण है वो ससम्मान हम अस्वीकार कर रहे हैं। इसमें कौन कहां फंसा मुझे नहीं समझ में आया। मैं एक बात बता दूं अजीत जी, कौन फंसा ये मैं बताता हूं। आज एक संगठन के चंगुल में पूरा का पूरा धर्म फंसता चला जा रहा है। मुझे लगता है हम सबको बड़ी चिंता यह होनी जरूरी है। इतना पौराणिक धर्म, इतनी बड़ी सभ्यता, पूरे विश्व को जो सभ्यता रोशनी दिखा सके, ऐसी सभ्यता एक 100 साल पुराने संगठन के चंगुल में फंस जाए और वो संगठन स्वयंभू ठेकेदार बन जाए उस सभ्यता का और उस संस्कृति का और उस धर्म का। मुझे लगता है ये बड़ी चिंता है। लेकिन पवन जी, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि राम मंदिर को लेकर बीजेपी की जो तैयारी है अभी से लेकर 22 तक और 22 के बाद 75 दिनों तक, हर लोकसभा क्षेत्र से हजारों लोगों को अयोध्या लाने का बीजेपी की पूरी मशीनरी, बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता, बीजेपी के सैकड़ों सांसद, बीजेपी के सैकड़ों विधायक और इन सब के साथ खुद प्रधानमंत्री मोदी, उस पूरी ताकत से अगले जो 90 दिन तक देश में माहौल बनेगा, उस माहौल का मुकाबला कांग्रेस अपने इस फैसले के बाद कैसे करेगी, आपसे जरा समझना चाहता हूं। उसके विस्तार से कई काउंटर सवाल है मेरे पास। अजीत भाई, ये कोई पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी कर नहीं रही। हर बार असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश करके एक शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश। मुझे लगता है ये देश के लिए, देश की राजनीति के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हमारे धर्म तक के लिए ये कोई बहुत ही सकारात्मक बात नहीं है। ये नुकसानदेह हो सकता है और हो रहा है। और पहले भी इन्होंने
1989 से शुरू किया ये सिलसिला, करते रहे। लोगों को भी समझ में आ रहा है और ये हमारा भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी ये बात लोगों तक पहुंचा सकें, हम आप मीडिया में जितने भी अब समझदार लोग बचे हैं वो सब, कि साहब धर्म को राजनीति हाईजैक कर ले या दोनों इस तरह से आपस में घुल मिल जाएं तो उसमें दोनों का नुकसान है, धर्म का भी और राजनीति का भी। और उसमें जो कीमत अदा करता है ना, जो भारी जिसको पड़ता है वो भक्त को पड़ता है, वो समाज को पड़ता है, वो वोटर तक को पड़ता है। तो इन दोनों को अलग रहने दिया जाए। एक धार्मिक क्षेत्र है, उसमें हमारे शंकराचार्य हैं, वो लोग उसको ज्यादा बखूबी समझते हैं, उसका विश्लेषण वो ज्यादा अच्छा करते हैं, व्याख्या वो ज्यादा अच्छा करते हैं, उसकी समझ वो ज्यादा रखते हैं। और जो नेताओं का काम है, जो राजनीतिक दलों का काम है, जो सरकारों का काम है, उनका राजधर्म अलग है। वो राजधर्म संविधान सम्मित होता है और धर्म धर्मशास्त्र के हिसाब से चलता है। ये दोनों रास्ते अलग आवश्यक हैं होने। नहीं पवन जी, जो आप कह रहे हैं वो सही है कि धर्म और राजनीति में घालमेल नहीं होना चाहिए। धर्म शास्त्र अलग है, राजनीति की कुछ जो मर्यादाएं हैं अलग हैं। देश वैसे भी संविधान से चलने वाला लोकतांत्रिक देश है, वो सब सुनने में सैद्धांतिक तौर पर अच्छा लगता है और यही होना भी चाहिए। लेकिन बीजेपी की धर्म और राजनीति की मिलावट वाली राजनीति तो बीजेपी करती रही, कोई नई बात नहीं है। बीजेपी 80 में बनी और उसके बाद से आप देखिए 89 के बाद से 90 के बाद से तो और ज्यादा तेजी से जैसे करती रही। हम उस अतीत पर गए बगैर भी हम पूरा देश का बच्चा बच्चा जानता है कि कैसे बीजेपी राजनीति क्या करती है। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी को 2014 और 2019 में अपार सफलता मिली, 300 पार और इस बार 400 पार का नारा है और उस नारे के बीच राम मंदिर की ये प्राण प्रतिष्ठा है। मेरा सवाल पवन जी है, क्योंकि आप जो व्याख्या कर रहे हैं वो सैद्धांतिक तौर पर सही है, लेकिन जमीनी हकीकत और बीजेपी के नतीजे को देखेंगे तो उनको उससे फायदा होता है। अब सवाल यह है कि चुनाव में पवन जी सिर्फ अब कहें तो 90 दिन, 3 महीने बच गए और 3 महीने यही राम 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 पूरे देश में होना है। सारे चैनल लगातार 24/7 कवरेज कर रहे हैं, सारे चैनल के ओवी वैन रथ सब वहां पहुंचे राम में होकर लगातार। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इतना बड़ा फैसला लिया, इसके पीछे क्या सोच थी और क्या आपको इसमें कोई जोखिम नजर नहीं आया? क्योंकि एक रिस्क है, कैच 22 सिचुएशन से निकले भी तो आप इस फैसले के साथ। आप सिद्धांत को जमीनी हकीकत के बीच में जो दूरी है, उसी दूरी को पाटना कांग्रेस ने शुरू से, कांग्रेस का यही सिद्धांत रहा है कि साहब जो होना चाहिए हम उस दिशा में बढ़ेंगे, जो है उसी से तो संघर्ष है। परिस्थिति क्या थी? अंग्रेजों का राज था, तथ्य था कि अंग्रेजों का राज्य है। लक्ष्य क्या था? कि उस राज्य से हमें स्वतंत्रता चाहिए, हासिल किया ना। तो इसलिए सिद्धांत पे चलने वाली पार्टियां, सिद्धांत पे चलने वाले व्यक्ति कभी असफल नहीं होते। हम सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे। अब आपने कहा साहब जोखिम लिया, जोखिम की क्या बात है इसमें? 22 तारीख किसने तय किया? क्या हमारे धर्मशास्त्रों ने तय किया? क्या हमारे शंकराचार्यों ने तय किया? नहीं। 22 तारीख का निर्णय एक राजनीतिक दल ने लिया। वो कौन होते हैं तय करने वाले कि मैं अपने भगवान के पास कब जाऊं? कौन जाए? मैं जाऊं या अजीत भाई जाएं? या अजीत भाई को अनुमति नहीं है, पवन खेड़ा को अनुमति नहीं है? हुआ तो ये कौन है? ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या मंदिर के दरवाजे, भगवान के दरवाजे किसी राजनीतिक दल की अनुमति से खुलेंगे या बंद होंगे? मेरी आस्था के बीच में मैं बिचौलिए क्यों स्वीकार करूंगा? ये मेरा और भगवान का व्यक्तिगत रिश्ता है, पावन रिश्ता है, मेरे और भगवान के भीतर की बात है। उसमें कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता आ जाए, बोले साहब रुको, मैं जिस दिन कहूंगा उस दिन आप जाएंगे और मैं जिसको कहूंगा वो जाएगा। नहीं साहब, मैं अपने धर्म को यूं तो नहीं बिचौलियों के हाथों में जाने दूंगा। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं ना कि धर्म और आपके बीच बिचौलिया, फिर मैं कहूंगा ये नई बात नहीं है, बीजेपी की यही राजनीति है। अब बात जो आपने कहा कि जोखिम क्या है, जो मैंने कहा मेरे सवाल के जवाब में आपने कहा जोखिम ये है कि पिछले 3 दिनों से, जब से आपने उस आमंत्रण को अस्वीकार किया, उस दिन से पूरी बीजेपी की तरफ से जो नैरेटिव सोशल मीडिया पर जितने वीडियो आ रहे हैं, उस हर वीडियो में, हर बयान में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार आपको रामद्रोही, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी और ये राम से इनको इतनी नाराजगी क्यों है, यही साबित करने की कोशिश कर रही है। जनमानस के भीतर राम में एक
माहौल पैबस्त हो चुका है या बीजेपी उसमें कामयाब होती दिख सकती है, ऐसा बहुत सारे विश्लेषकों को कहना है। तो जोखिम यही है कि ऐसे वक्त में वहां न जाने का फैसला राजनीतिक तौर पर आपको नुकसान नहीं लग रहा है उससे? अजीत जी, जैसा आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ये करती आई, तो हम्म। साहब हम भी तो इनसे ये संघर्ष शुरू से ही करते आए हैं। जब हम आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे तब संघ क्या कर रहा था? आप तब का इतिहास देखेंगे, तब भी यही यही जद्दोजहद थी, यही संघर्ष था हमारा और संघ का, यही तो था। गांधी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्या संघर्ष था? यही था ना। गांधी जी इस देश को जिस जिस रास्ते पर ले जा रहे थे, स्वतंत्रता के रास्ते पर, संघ का तो कुछ और लक्ष्य था। आप पेशवा से शुरू कीजिए, आप मुझसे ज्यादा समझते हैं क्या लक्ष्य था, आप जानते हैं। तो ये संघर्ष भी उतना ही पुराना है जितना पुराना इनका ये षड्यंत्र है। कोई आज का इनका षड्यंत्र नहीं है, कोई आज का हमारा संघर्ष नहीं है, दोनों उतने ही पुराने। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, या जो आपकी पार्टी के लोग भी, माफ करिए मैं कुछ नाम भी आपको बता दूंगा, आचार्य प्रमोद कृष्णम जो उनके बयान देख रहा हूं, 2-3 उनके बयान। उसके बाद अर्जुन मोढवाडिया गुजरात पीसीसी के चीफ रहे, एमएलए हैं और सीनियर लीडर हैं, उनका भी बयान आया कि ये नहीं करना चाहिए था। आज मैं ऐसे आमंत्रण अस्वीकार नहीं करना चाहिए था। आज मैं देख रहा हूं कि प्रतिभा सिंह जो कई बार मुख्यमंत्री चुने गए, मुख्यमंत्री रहे, वीरभद्र सिंह की पत्नी है, पीसीसी चीफ है, उनका बयान आया है कि ये मैं अयोध्या जाऊंगी। उनका बेटा विक्रमादित्य जो मंत्री है हिमाचल की कांग्रेस की सरकार में, उनका बयान मेरे सामने आज सुबह का, मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं अयोध्या जाऊंगा, माफ करें। तो ये तो कांग्रेस के भीतर ये बेचैनी है। मुझे एक बात बताइए अजीत जी, अगर कोई जाना चाहता है, जैसा मैंने आपको कहा, न भगवान के दरवाजे पे जाने के लिए किसी के निमंत्रण की आवश्यकता है, न कोई किसी को जाने से रोक सकता है। जिसको जाना है उसकी आस्था का हम सम्मान करते हैं, बिल्कुल जाएं। क्या कांग्रेस पार्टी ने कोई सर्कुलर निकाला है कि साहब कोई नहीं जाएगा? ऐसा तो नहीं है। तो ये बात, सवाल उठ कहां से रहा है मुझे नहीं समझ में आता। अगर हमारे बड़े भाई अर्जुन मोढवाडिया जी को लगता है उन्हें जाना चाहिए, तो कौन रोक रहा है साहब? 15 तारीख को, इसी महीने की, परसों, आज से 2 दिन बाद, संक्रांति के अवसर पर पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जा रही है। क्या किसी ने उन्हें रोका? हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने स्पष्ट 6 तारीख को ये कहा था कि भाई जिसकी जो जब जाना चाहेगा वो जाएगा, जाना चाहिए जाए, कौन रोक रहा है? मंदिर में जाना, अच्छा चलिए, अब मैं एक सीधा सवाल, हाँ, क्या क्या किसी सवाल के है? निमंत्रण पे निर्भरता नहीं रहती उसमें, ना कोई रोक सकता है, ना कोई बुला हाँ। सकता है। अब मैं सीधा ये पूछ रहा हूं फिर कि यूपी पीसीसी के चीफ अजय राय और बहुत सारे लोग परसों जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बयान दे रहे हैं जिसमें आपने कहा जिन्हें जाना है जाए। फिर हालांकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अलग अलग वक्त कह चुके होंगे, फिर भी मैं आपकी जुबान से सुनना चाहता हूं कि आपने 20 दिन बाद ये क्यों फैसला किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, जिन्हें न्योता दिया गया था 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा में, क्यों फैसला किया कि हम नहीं जाएंगे? देखिए साहब, आपका सवाल है कि 20 दिन क्यों लगे। अब ये देखिए साहब, मंदिर में किस दिन जाएं ये एक संगठन तय करेगा। उस निमंत्रण का जवाब कितने दिन में जाए ये भी मुझे बता दीजिए, कौन तय करेगा, तो हम उसी हिसाब से उतने ही दिन लगाएंगे। देखिए साहब, कोई निमंत्रण आता है, सोच विचार के उस पर निर्णय लिया जाता है, और निर्णय बड़ा स्पष्ट है, सबके सामने है। न मुझे मंदिर जाने से कोई रोक सकता है, न मुझे मंदिर में कोई बुलाने के लिए किसी पर मेरी निर्भरता की आवश्यकता है। ना कोई बुलाएगा, ना कोई रोकेगा। मेरा जब आस्था मुझे, जब मेरे भगवान मुझे बुलाएंगे, मैं वहां जाऊंगा। जिस दिन आपने कांग्रेस ने तीनों सीनियर मोस्ट लीडर्स की तरफ से कहा गया कि वो नहीं जाएंगे, एआईसीसी का बयान आया कि ससम्मान हम इस आग्रह, अनुरोध को, निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं, उसी बयान में कहा गया कि ये बीजेपी आरएसएस का पॉलिटिकल इवेंट है, चुनावी फायदे के लिए, यही वजह बताई गई अस्वीकार करने की। और उसके बाद शंकराचार्य का बयान, तो शंकराचार्यों के बयान पर बाद में आता हूं, लेकिन आपने पॉलिटिकल इवेंट कह के जाने से आपने
इनकार किया। अब सवाल उठता है उस पॉलिटिकल इवेंट को अगर भारतीय जनमानस पर तक इस तरह से पहुंचाने में बीजेपी कामयाब हो जाती है, जो ज्यादातर लोग मानते हैं कि होती दिख रही है, घर घर में राम पहुंचाने की कोशिश, या 22 जनवरी को लोग दिए जलाए, 5 दिए जलाए, दिवाली मनाए, और उसके बाद जो मैंने कहा कि उसके पहले और उसके बाद लगातार ये कोशिश बीजेपी करेगी, तो उन कोशिशों का, और बीजेपी जिस ढंग से राममय माहौल बनाने में कामयाब हो जाती है अगर, तो उसका सामना कांग्रेस कैसे करेगी, ये लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल अजीत भाई, हमें इनको जवाब देने की आवश्यकता थोड़ी है। ये अपने तरीके की राजनीति करें, हम अपनी राजनीति अपने तरीके से करते हैं। हमारा तरीके की राजनीति क्या है? हमारे तरीके की राजनीति में कल 14 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है। हम इस समाज में तमाम वंचित, शोषित, आदिवासी, पीड़ित, महिलाएं, अल्पसंख्यक, बेरोजगार नौजवान, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग, इन तमाम लोगों के लिए न्याय का इस संघर्ष के रास्ते पर कल से चलना शुरू कर रहे हैं। ये हमारी राजनीति का तरीका है। अब आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि साहब आप कैसे सामना करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। भाई उनकी राजनीति, उनको मुबारक। वो तो सामना अभी भारतीय जनता पार्टी ने किया राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी में, और यहां भी राजस्थान से गुजरे, एमपी में इतना वक्त गुजारा, और उसके बाद बीजेपी जीत गई। बात चुनाव की कतई नहीं है। जिस देश में हर 2 घंटे में एक नौजवान आत्महत्या कर रहा हो, वहां चुनाव जीते, आपको मुबारक हो आपकी जीत। इस पर काम कब होगा? ये 10 साल की आपको मैं उपलब्धि बता रहा हूं इस सरकार की। 2 घंटे में एक बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहा है जिस देश में, उसमें बाकी तमाम मुद्दे गौण हैं अजीत भाई, और कोई मुद्दा रह ही नहीं जाता, न राजनीतिज्ञों के लिए, न मीडिया के लिए, न सिविल सोसाइटी के लिए, न विपक्ष के लिए, न सरकार के लिए। सबको इसी मुद्दे पर चर्चा करनी होगी, नहीं तो नौजवान माफ नहीं करेगा। करते रहिएगा जो आप कर रहे हैं, फिर 22 तारीख को करना है जब भी करना है। लेकिन पवन जी, ये तो आप जानते हैं ना, चुनावी राजनीति में चुनावी नतीजे को देखकर बहुत कुछ तय होता है, और जो जीता वो सिकंदर। 2024 में अगर प्रधानमंत्री मोदी फिर 300 पार कर जाएंगे, तो सरकार तो प्रधानमंत्री मोदी की होगी, 5 साल फिर आप तपस्या करेंगे। आपने 3 राज्य तो हमें याद दिला दिए जो हम हारे। जो हम जीते 3 राज्य वो नहीं बताते। हाँ, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल आप जीते, सही है। हाँ। तो ये हार जीत का सिलसिला अजीत भाई आपने मुझसे कहीं ज्यादा देखा है। आपके तो बाल मुझसे ज्यादा पके हुए हैं। हमसे कहीं ज्यादा चुनाव देख चुके हैं, कहीं उतार चढ़ाव आपने देखे हैं हर राजनीतिक दल के, तो उसमें मैं आपसे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। लेकिन बात चुनाव की नहीं है अजीत भाई, ये उस देश की हम बात कर रहे हैं जिसमें 2 घंटे में एक आत्महत्या हो रही है, नौजवान की आत्महत्या हो रही है। मुझे नहीं लगता कोई मुद्दा महत्व रखता है इसके सामने। ये उस देश की हम बात कर रहे हैं अजीत भाई, जहां आज से 10 साल पहले अजीत अंजुम खुलकर सरकार की निंदा, आज खैर आप तो आज भी करते हैं, लेकिन निर्भया के वक्त जो माहौल बना था इस देश में, मीडिया में, सड़क पर, बिल्किस के वक्त तो नहीं बना। अगर हम आज नहीं सचेत हुए अजीत भाई, तो इस देश में राजनीति में लड़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा, पत्रकारिता करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। सब कुछ हमारी आंखों के सामने हमारे जीवन काल में समाप्त हो जाएगा, और होता हुआ दिख रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं अगर हम नहीं सचेत हुए तो हमारे जीवन काल में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आप सचेत हो जाएं, आप यात्रा निकालते रहें, जैसे अभी भी मणिपुर से मुंबई जा रहे हैं 6700 किलोमीटर, और 15 राज्य और 66 दिन राहुल गांधी, और उसके बाद जनता राममय होकर, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे उस धुन में रमकर, और उसके बाद फिर बीजेपी को 2024 में मोदी की ताजपोशी हो जाए। अजीत भाई, इसमें कोई अंतर नहीं है दोनों में। जनता जो राममय है वो रामराज की परिभाषा भी जानती है। रामराज की परिभाषा में न्याय का बहुत महत्व है। अरे साहब, बिना न्याय के कौन सा रामराज्य होता है? हम जो न्याय की बात कर रहे हैं वो उसी जनता को समझ में आएगी जो राममय है। मुझे नहीं लगता और किसी को शायद समझ में भी आए। अच्छा भाई, न्याय, बिना न्याय के रामराज्य संभव नहीं है। तो असली और नकली में अंतर भी लोगों को सबके सामने दिख जाएगा अगले 60 दिनों में। मैं भारत जोड़ो यात्रा पर, भारत न्याय यात्रा पर मैं आगे बात करता हूं। एक सवाल, जैसे आपने कहा हमारी राजनीति वो नहीं है, लेकिन ये द्वंद्व जब कांग्रेस में दिखता है कि 80 के दशक में जब राजीव गांधी के कार्यकाल में वहां
ताला भी खुलवाया जाता है, शिलान्यास भी किया जाता है, और हाल के 2 महीने पहले तक भी कांग्रेस के नेता श्रेय भी लेते दिखते हैं, चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो और बहुत सारे नेता कि हमने तो शिलान्यास करवाया, हमने तो ताला खुलवाया, राम मंदिर बनने की शुरुआत तो हमने की, हमने जमीन तैयार की, और जब आमंत्रण मिलता है तो रिजेक्ट करते हैं या ससम्मान उसे नहीं लेते, क्योंकि लगता है कहीं ऐसा ना हो कि जो एक वोट वाला हमारा तबका है, आरोप बीजेपी का सीधा है कि वो बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है, वो नाराज न हो जाए, तो फंस जाते हैं धर्म संकट में, और उसके बाद आप फिर कहते हैं हमारी राजनीति वैसी नहीं है। अजीत भाई, आपने शिलान्यास की बात की, आपने ताले खुलने की बात की। कांग्रेस पार्टी एक सिद्धांत पे शुरू से अडिग रही कि अदालत का निर्णय सर्वमान्य होगा। ये तमाम चीजें अदालत के निर्णय से हुई। भारतीय जनता पार्टी बदलती रही, गोल पोस्ट बदलती रही, नहीं, मैं बीच में लेकिन काउंटर करूंगा। शाहबानो केस में अदालत के निर्णय को पलटा गया और उसका काउंटर उसमें में हम फिर चर्चा ये करेंगे। शिलान्यास उसमें हुआ, भी कई क्योंकि तथ्य वहां तोड़ फंस गई मरोड़ थी के कांग्रेस। पेश हुए हैं। नहीं, कई कई तथ्य तोड़ मरोड़ के उसमें भी आए हैं। उस पर अपन पूरा कार्यक्रम कर सकते हैं, जरूर करेंगे, और लोगों जी। को भी जरूर बैठाइएगा। लेकिन जो बात हम शुरू से कहते आए, और हमारे 92 का मैनिफेस्टो भी बड़ा स्पष्ट था कि साहब एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट की दिशा में हम प्रयास करेंगे। अगर वो नहीं होती तो अदालत का निर्णय, न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य होगा। हम तो नहीं बदले। नहीं ये बदले भारतीय ना जनता भाई, पार्टी लोग है। कहते हैं अगर नरसिंह राव उस दिन सो नहीं रहे होते 6 दिसंबर वो भी 1992 को, एक तो ये अलग घटना ही एस्पेक्ट नहीं है। होती। इस पर तो बात किताब और बात पन्ने सब लिख न्यायालय दिए की गए। नहीं, नहीं, आप गोल पोस्ट मत बदलिए ना। बात न्यायालय की हो रही है, हम्म, बात कांग्रेस के स्टैंड की हो रही है। हम्म। कांग्रेस ने कहा सरकार तो साहब, राजधर्म तो राजधर्म होता है, सरकार संविधान से चलती है, अरे न्यायपालिका लेकिन का नरसिंह उसमें राव एक तो रोल कांग्रेस होता के है। ही प्रधानमंत्री थे जो उस दिन सो रहे थे। मेरी और आपकी लड़ाई हो और नहीं सुलझे तो अदालत का ही दरवाजा खटखटाएंगे। कांग्रेस ने हमेशा यही कहा कि अदालत। अब बीच में कुछ लोग जाकर जो उन्होंने किया वो आपके सामने है। उस पर केस भी चला, वो सब हुआ, वो खैर पूरा इतिहास है वो उस बात का। हम्म, लेकिन तथ्य यह है कि सरकार संविधान नियम कानून से चलती है। कांग्रेस हमेशा रूल ऑफ लॉ के ऊपर किसी को नहीं मानती। हम्म। अब मैं चूंकि भारत न्याय यात्रा पर भी बात करने से पहले 2 चिट्ठियां मेरे हाथ में है पवन जी। एक चिट्ठी है राजस्थान सरकार की, जो उप सचिव की तरफ से जिला कलेक्टर जितने हैं राजस्थान में सबको लिखी गई है। ये मेरे ख्याल से अभी ताजा चिट्ठी है 12 तारीख की, कल की। और एक चिट्ठी पहले की है चीफ सेक्रेटरी यूपी की तरफ से, जो दिसंबर के आखिरी सप्ताह की है। यहाँ भी यूपी के सभी जिलों के कलेक्टर को लिखी गई। दोनों चिट्ठियों में ये लबोलुआब यही है कि जिले में जितने मंदिर हैं, राजस्थान में भी है, अराजकीय मंदिर भी, प्राइवेट मंदिर भी, सबको सजाया जाए, साफ सफाई हो, सजावट हो, रोशनी हो, सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ हो, मंदिर में वो अयोध्या का कार्यक्रम भी लाइव दिखाया जाए, ये सब। और ये सब पूरी सरकार, पूरी मशीनरी, सभी जिले के डीएम यही करेंगे, गांव गांव शहर शहर में। तो ये जो मैं कह रहा हूं कि इसका सामना या मुकाबला करने की चुनौती कांग्रेस के सामने है या नहीं, या आपने सोच लिया कि हमारे नैरेटिव से हम, या हमारी दलीलों से जो आप बुनियादी मुद्दे बता रहे हैं, उन मुद्दों को उठाकर हम इसका सामना कर लेंगे? बिल्कुल साहब, हम तो जो काम कर रहे हैं, जो न्याय की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात पे अडिग रहेंगे। हम इनके ट्रैप में नहीं फंसने वाले साहब कि ये कर रहे हैं। मैंने आपको कहा सरकार का राजधर्म अलग होता है, संविधान के हिसाब से चलती है। अगर कोई भी जो आपने अभी मुझे दिखाया ये संविधान सम्मत नहीं है तो गलत है, और संविधान सम्मत है तो चलने दीजिए। तो ये आपको तो ये इन्हीं गलत को तय लगता है करना कि नहीं? है मैं आपकी जिसकी राय चाहता सरकार हूं, है। नहीं, आपकी राय ये चाहता हूं। संविधान सम्मत नहीं है। हाँ। ये संविधान सम्मत नहीं है। सरकारों को हर धर्म को बराबरी का दर्जा देना पड़ता है, देना चाहिए। ये अंबेडकर जी के संविधान में लिखा है। लेकिन चलिए, इनको जो करना है ये करें। हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं, वो न्याय की डगर है। हम न्याय योद्धा बनकर आगे आए हैं। अब जनता को तय करना है कि वो लोग जो न्याय की बात करते हैं, और न्याय की बात तो हमारे धर्म में बहुत उसका विशेष महत्व है, तो सबको समझ में आएगी ये बात। अच्छा, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स जो हैं, मान लीजिए आपको उस तारीख से दिक्कत है कि 22 की तारीख पर हमें बुलाया, और आयोजन अगर बीजेपी या प्रधानमंत्री का आयोजन है तो हम उसमें क्यों जाएं? क्या उसके बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर्स अयोध्या जाएंगे, मैं कह रहा हूं साहब, उससे मंदिर पहले में भी जा दर्शन रहे कर? हैं। मैं मैं तो पीसीसी कह की रहा हूं बात ना। नहीं कर रहा हूं, मैं केंद्रीय नहीं, नेतृत्व की वो भी बात तो कर रहा लीडर्स ही हैं। हूं। हमारे कई सीनियर लीडर्स, हम में से कई लोग
जब जाना चाहेंगे जाएंगे, कोई रोक टोक थोड़ा ही है, कोई पार्टी की तरफ से सर्कुलर थोड़ी आया कि साहब जाइए या मत जाइए। ये काम पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है कि हमें रोके। हमारी पार्टी हमें रोक थोड़ा ही सकती है कि कहीं जाना हो तो मत जाओ या कहीं जाओ, ये कोई ऐसी बात नहीं होती। ये आस्था एक व्यक्तिगत विषय है। इसमें अच्छा, मैं, माफ कीजिएगा, ना सरकार का कोई हस्तक्षेप हो सकता है, ना मेरी अपनी पार्टी को हस्तक्षेप कर सकती मेरे इस व्यक्तिगत विषय में, ना कोई और पार्टी कर सकती। यही तो शिकायत है, और क्या है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर सवाल आने से पहले एक सवाल फिर से सही में बताइए, ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के, पवन खेड़ा जी, 3 दिन से जितनी लानत मलामत बीजेपी की मशीनरी, आईटी सेल और मंत्री और सांसद विधायक बीजेपी के कांग्रेस की कर रहे हैं, रामद्रोही घोषित करते हुए, सनातन विरोधी घोषित करते हुए, एक चिंता तो हो रही होगी आप लोगों में कि कैसे सामना करेंगे अजीत भाई, 90 दिन। अजीत भाई, कोई 3 दिन की बात कर रहे हैं आप? सालों से ये कर रहे हैं। कई कई सालों से हम ये इनका हमले झेलते आए हैं। इसमें चिंता किस बात की? हमें अपने आप को जवाब देना है। आईने में जब शक्ल देखें तो शर्म नहीं आनी चाहिए। ये जो बात कर रहे हैं, क्या ये धर्मसम्मत बात है? किसी को सर्टिफिकेट देना? मैं कौन होता हूं अजीत अंजुम को सर्टिफिकेट देने वाला कि साहब आप धार्मिक हैं या आप धर्म के विरोधी हैं? हु एम आई? मेरा हक नहीं है ये, ना ये हक मैं आपको देता हूं। ये यही तो दिक्कत है। मेरे धर्म में एक स्वयंभू ठेकेदार आके बैठ जाता है, कहता है मैं तय करूंगा कि कौन धार्मिक है कौन नहीं। भाई साहब, आप हैं कौन? आपको किसने बुलाया? हाँ, पुजारी मुझे कह सकता है कि साहब मंदिर में इस तरीके से आना है, चप्पल बाहर करके आनी है, सर ढक कर आना है, जैसा भी वो कहे पुजारी, वो मैं मानूंगा, वो नियम है उस मंदिर के, किसी भी मंदिर में तो जाओ। वो तो शंकराचार्य करें, अधूरे मंदिर का होना नहीं चाहिए, अधूरे मंदिर में तो प्राण साहब प्रतिष्ठा। मैं दो तो मैं शंकराचार्य, तो बाद में एक बोला। शंकराचार्य से कल मैंने 40 मिनट बात की, उन्होंने कहा ये गलत है, ये किसी भी ढंग से मतलब वैदिक विधि विधान के हिसाब से सही नहीं है, धर्म सम्मत नहीं है। तो कहाँ मान रहे हैं वो? उनके तो अपने मुझे बताइए धर्म गुरु हैं, अपने धर्माचार्य हैं बीजेपी के और मोदी जी के। अजीत अंजुम जी, मुझे बताइए, एक धर्म को मैं मानता हूं, मैं हिंदू धर्म में जन्म हुआ, मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, मेरी आस्था है। मेरे धर्मगुरु अगर मुझे कुछ कहेंगे कि ये गलत है, तो मैं क्या मेरे प्रधानमंत्री की पहले सुनूंगा? भाई, धर्म के विषय में बात हो रही है, धर्मगुरु ने कहा साहब ये गलत है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं नहीं ये सही है, तो मैं प्रधानमंत्री की क्यों सुनूंगा? धर्म के विषय की बात है, मैं धर्मगुरु की सुनूंगा। मुझे बताइए ना। नहीं तो अब बहुत सारे लोग जो जिसका बीजेपी काम उसी को समर्थक करने साधे लगे, हैं। ये जो धर्म गुरु हैं शंकराचार्य, वो कांग्रेसी धर्म गुरु है, ये अरे कांग्रेस की तरफ इसमें से इनका रुझान है। सबसे ज्यादा निंदा हमारी उन्होंने कई बार की है, उसमें क्या हो गया? लेकिन धर्म के विषय के जो जो के विषय हैं, उस पे ना मुझे बोलने का कोई हक है, निर्णय लेने का कोई हक है, ना सरकार को। आप सरकार चलाइए, आपका काम सरकार चलाने का है। आप कैसे तय कर सकते हैं कि धर्मशास्त्र गलत हैं और मैं सही हूं? ये कैसे हो सकता है साहब? चलिए अब हम आते हैं जरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर। वैसे बीच में मैं बता दूं कि बीजेपी की पूरी मशीनरी, बहुत सारे लोग अलग अलग ढंग से, कोई डायरेक्ट, कोई इनडायरेक्ट, कोई प्रत्यक्ष, कोई परोक्ष, शंकराचार्य, जो दो शंकराचार्य जिन्होंने स्टैंड लिया हुआ है, पहले चार का की तरफ से खबर आई, दो की तरफ से थोड़ी उसमें उनका बयान आया कि हम प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ नहीं है, लेकिन दो शंकराचार्य, पुरी के शंकराचार्य और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, उनका बयान आया। एक शंकराचार्य से कल मैंने 40 मिनट बात किया अभी मुक्तेश्वरानंद से। 40 मिनट में उन्होंने कहा कि ये गलत है, धर्म सम्मत, शास्त्र सम्मत नहीं है, लेकिन अब उन्हें कांग्रेस समर्थक शंकराचार्य के खांचे में फिट करने की कोशिश भी हो रही है। हम वापस लौटते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर, जो 66 दिनों की यात्रा है, 15 राज्य, 357 सीटें और एक लंबे सफर पर यह यात्रा निकलने वाली है। मैं इससे सीधा सवाल है पवन खेड़ा जी, इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से क्या आपको हासिल होगा जो आपको भारत यात्रा से हासिल नहीं हो पाया? मैं चुनावी नतीजों के संदर्भ में पूछूंगा और हर ऐसी यात्रा को नतीजों से जोड़कर देखा ही जाएगा। आप बिल्कुल करिए, आपका काम है, करना भी चाहिए। लेकिन अजीत जी, एक लंबा सफर है। उस सफर की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से हुई, ये उसका अगला कदम है। पहला कदम भारत जोड़ो उसका संदेश था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान उसका संदेश था। अगला कदम न्याय की दिशा में, कि साहब ये अन्याय हुआ है पिछले 10 साल में, वो आर्थिक हो, वो सामाजिक हो, वो राजनीतिक हो, और संविधान सर्वोपरि है, ये इस यात्रा के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई। जो संविधान की उद्देशिका है या प्रस्तावना है,
उसमें बड़ा स्पष्ट तौर पे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बात की गई है। तो हमारा संदेश देने के लिए हम निकले हैं और वो संदेश देने में हम कामयाब होंगे। उस पे हमारी मीडिया पे निर्भरता कम है, तो निर्भरता रखना भी मूर्खता होती है, आप भी जानते हैं। हम्म। तो आप ऐसे समय में निकल रहे हैं 14 तारीख से, 14 जनवरी से मणिपुर से। पहले खबर आई थी कि मणिपुर में जहां से, जिस ग्राउंड से आप निकलना चाहते थे यात्रा लेकर, वहां अनुमति नहीं मिली, कोई दूसरी जगह तय हुई। फिर अभी खबर आई कि असम के मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से ऐतराज जताया गया है कि अनुमति नहीं मिली। तो थोड़ा अपडेट करेंगे, क्या असम से गुजरने की अनुमति नहीं मिली है? क्योंकि हम मुख्यमंत्री का संघर्ष एक कर बयान रहे मैंने हैं कल देखा है। अजीत भाई, हम संघर्ष कर रहे हैं, अनुमतियां मिलेंगी। जो नहीं देगा अनुमति वो भी जनता के सामने होगा कि भाई न्याय यात्रा को अनुमति नहीं है। मतलब कमाल की बात है। तो वो सब दिख रहा है लोगों को। मणिपुर में भी अब हमें स्थान परिवर्तन हुआ है। मणिपुर इम्फाल से 2 घंटे दूर जहां ले जाया जा रहा है वहां से शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे अपनी यात्रा। यात्रा बिना रुके चलेगी। नहीं, ये तो आपको पता ही होगा ना कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को इजाजत नहीं है, असम की राजधानी गुवाहाटी के भीतर घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और ये उन्होंने ओपनली कहा है। ये पता नहीं, तो मैंने होगा। तो अभी मुझे नहीं पता था, मुझे आपसे ही अच्छा। जानकारी मिली। लेकिन जी। जैसा जो जब होगा तब संघर्ष करेंगे। अब ये आपसे समझना चाहूंगा कि जो इतने इलाकों से होकर ये यात्रा गुजरेगी, जिसमें 66 दिन में 15 राज्य, 357 सीटें पड़ती उस यात्रा के मार्ग में, उसमें जो डेटा आंकड़े हैं 2019 के चुनाव के, उसमें सिर्फ 14 सीटों पर, 357 में से सिर्फ 14 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। मतलब उस पूरे रूट में पड़ने वाले राज्य, इलाके कांग्रेस के लिए 2019 में बुरी खबर लेकर आए थे। तो आपको क्या लगता है कि इस यात्रा से उसमें कांग्रेस के कुछ चुनावी नतीजों के परिदृश्य में, पैमाने पर बेहतर स्थिति होगी, या नतीजा आप वैसे ही सबके खारिज सामने है। करेंगे जिसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है? उस चुनाव में कौन जीता, उस जीत का नतीजा भी सबके सामने है। उस इलाकों में हम वहां से निकल रहे हैं जहां अन्याय ज्यादा हुआ है, वहां अन्याय की संदेश की भी ज्यादा आवश्यकता है, न्याय के संदेश की भी ज्यादा आवश्यकता है। तो बात चुनाव, आने वाले चुनाव से ज्यादा ये है कि जो अब तक हो रहा है वो क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है वो दिखाना जरूरी है। लेकिन इसमें खबर ये आ गई ना कि इसमें जो कुछ गठबंधन है उनकी तरफ से नाराजगी की खबर आई, खासतौर से जेडीयू की तरफ से। केसी त्यागी का एक 4 दिन पहले बयान आया कि अगर ऐसी यात्रा निकालनी थी तो कम से कम गठबंधन के सारे दलों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, गठबंधन की नहीं, यात्रा सबसे होगी। सबसे ऐसे वक्त सबसे में जब बात चुनाव में 90 दिन ऐसा है तो नहीं है कांग्रेस अपनी यात्रा लेकर अजीत चल पड़ी भाई, है। ये हमारी पार्टी की यात्रा है और तमाम गठबंधन के लोगों को, नेताओं को मालूम है। नहीं, तो इसमें जो गठबंधन के नेता हैं अलग अलग राज्यों में शामिल होंगे, बिहार में नीतीश कुमार या जहां बाकी जहां से राज्यों में? ये यात्रा गुजरेगी गठबंधन के हमारे तमाम नेता उसमें शामिल होंगे। ऐतराज की खबर आपको आई है कि नहीं पवन जी? नहीं, मुझे थोड़ा नहीं आई। संक्षिप्त बोल रहे हैं आप, नहीं, मुझे बहुत नहीं आई। नाप तौल के जब बोल अगर रहे हैं, आई देश होती में तो उस पर माहौल। चर्चा मैं करता। मैं तो, आप हाँ। जानते हो, चर्चा करने से कभी नहीं चूकता हूं। लेकिन ये अब वो। खबर नहीं आई, ना हेमंता हाँ। बिस्वा शर्मा जी के विरोध की खबर आई, तो मैंने आपको बता दिया साहब, मुझे नहीं इसकी जानकारी, ना मुझे इस विरोध की जानकारी। नहीं, इसलिए कहा जा रहा है कि अब जब एक साझा रैलियों का वक्त था, साझा रणनीति बनाने का वक्त था, जब देश में हर इलाके में साझा तौर पर सामने लड़ने की रणनीति बनाते हुए दिखने का वक्त था, तब राहुल गांधी चल पड़े हैं अपनी यात्रा लेकर, नहीं, 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 हमारे अलग से अध्यक्ष, एकला चलो रे के हमारे अंदाज में। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। एक पूरी कमिटी, अशोक गहलोत जी, मुकुल वासनिक जी की अध्यक्षता में एक कमिटी है अलायंसेस वाली। तो वो तमाम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है ना कि एक अकेला सब पर भारी, वो तो उधर है। हमारे यहाँ हर नेता को कोई जिम्मेदारी दे रखी है और वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब वो आज जब हम बात कर अकेला, रहे हैं, एक अकेला सब पर भारी के लिए 56 इंच का सीना चाहिए ना सर? दिल भी चाहिए ना, वो नहीं है। वो तो एक अकेला ऐसा है कि धर्म पर भी भारी पड़ रहा है। वो छोड़िए। लेकिन अजीत जी, अब जब हम बात कर रहे हैं अलायंस, सॉरी, हमारे इंडिया अलायंस की जूम पे बैठक चल रही है, तो वो तो चलता ही रहता है ना, काम थोड़े रुक रहा है। ये कह देना कि साहब क्योंकि राहुल गांधी यात्रा पे जा रहे हैं तो काम रुक गया, ये गलत होगा। सब कमिटियां आपने अपना अपना काम कर रही हैं।
हाँ, आपने सही कहा। इंडिया अलायंस की जूम पर बैठक चल रही है। अभी जो हम इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त वर्चुअल बैठक चल रही है। एनसीपी अध्यक्ष कांग्रेस पवार, कांग्रेस की तरफ से खड़गे साहब, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, डीएमके स्टालिन वगैरह बैठक में मौजूद है। लेकिन ये बैठकों का दौर चल रहा है। अभी तक जो खबरें आ रही है उसमें अभी तक सीट शेयरिंग पूरी तरह से उस पर फैसला नहीं हो पा रहा। बार बार ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है पवन जी कि चुनाव में तो अब गिनती के दिन रह गए। मुझे बताइए अजीत भाई, शिवसेना, शिंदे जी की जो शिवसेना है उसको कितनी सीटें मिलेंगी, क्या आपके पास खबर आई? एनडीए में भारतीय जनता पार्टी शिंदे जी की पार्टी को कितनी सीटें दे रही है? मेरे पास तो खबर नहीं आई। वो तो या मोदी और शाह जितनी दे एआईएडीएमके, देंगे उतनी पे लड़ेंगे। नहीं नहीं, मैं यहाँ ये नहीं ऐसे कह नहीं रहा। होगा कि ममता मैं बनर्जी आपकी मैं ये मीटिंग में नहीं, नहीं आ मैं रही कुछ है, और केसी समझना चाह त्यागी रहा हूं बयान दे आपसे। रहे हैं या कोई मैं और आपसे कुछ गठबंधन और बयान दे रहा है। मैं आपसे कुछ और पूछना चाह रहा हूं। हाँ। एनडीए के तमाम सदस्य, हम्म। क्या उनको उनकी सब सेटलमेंट हो गई सीट्स की? ये सवाल सिर्फ इंडिया अलायंस से पूछा जाता है। हम तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं अपनी सीट शेयरिंग में। आप हर प्रक्रिया को बार बार मीडिया के साथ साझा नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष को साझा किया जाता है, परिणाम देखिए, को साझा किया जाता है। सही कहा आपने। कहा कि एनडीए गठबंधन में सारी सीटें हो गई, सब सेटल हो गई। ये मीडिया आपसे क्यों पूछता है? इसलिए कि खबर क्या छपती है मीडिया में। देखिए, सेटबैक टू इंडिया, सीट शेयरिंग होप्स इन बंगाल, टीएमसी वोंट मीट कांग्रेस पैनल। टीएमसी नहीं मिलेगी कांग्रेस पैनल से, जो आज नहीं मिली। कांग्रेस ने अपनी 10 सीटों की डिमांड राजद को सौंपी। राजद 17 पर लड़ेगा। फिर इंडिया ब्लॉक रनिंग आउट ऑफ आइडियाज, कांग्रेस हैज टू शो अर्जेंसी। ये सारा छप रहा है आपके गठबंधन के नेताओं की तरफ से ऑन रिकॉर्ड। आज भी कहा गया कि ममता बनर्जी की पार्टी ने स्किप किया इस तरह की देखिए, मीटिंग से। जहां तक आम आदमी पार्टी और आपकी पार्टी के बीच मान मनोवल या मीटिंग कहे जो भी, कई बैठकों का दौर हो चुका है, उसके बाद हो नहीं रहा है। अब ये कन्वीनर एक को लेकर चल रहा है। आज ही छपी है, कन्वीनर अपॉइंटमेंट लाइकली ऑन टेबल एज इंडिया ब्लॉक मीट्स टुडे। तो हर अब ये रोज खबर लाइकली तो। वाली खबरें, अब हाँ। लाइकली वाली खबरें अगर मेरी थोड़ी बहुत मीडिया में कांग्रेस की भी चलने लग जाए तो मैं आपको बताता हूं। गडकरी लाइकली टू रेज द बैनर ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट नरेंद्र मोदी, अमित शाह लाइकली टू फाइट पब्लिकली अगेंस्ट योगी आदित्यनाथ। लाइकली वाली खबरें तो मेरे पास बहुत सारी हैं साहब। लेकिन लाइकली वाली खबरों से काम नहीं चलता ना अजीत भाई। मैं आपको कह रहा हूं, ये प्रक्रियाएं चल रही हैं। प्रक्रियाओं को अखबार में छपवाना या मीडिया से साझा करना मैं उचित नहीं मानता। परिणाम को जरूर साझा करेंगे। तो आप एक चीज कह सकते हैं मीडिया कम्युनिकेशन हेड एआईसीसी के नाते कि कितने दिन में गठबंधन के, जो इंडिया गठबंधन के 28 दल हैं, उनके बीच सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम कहें रणनीति के तौर पर अजीत सब कुछ भाई, तय हो जाएगा? आपने बहुत चुनाव देखे हैं। कांग्रेस के बारे में प्रचलित भी है कि टिकटें हमारी बड़ी अंत में जाकर घोषित करते हैं। इस बार आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हमारी अपनी टिकटें भी हम बहुत पहले घोषित करने वाले हैं। बहुत पहले में वक्त नहीं है, अब कुल 3 महीने का वक्त है। 3 महीने पहले तो किसी भी पार्टी ने नहीं की, लेकिन समय से बहुत पहले करेंगे। मतलब हो सकता सीट, है भाजपा से पहले ही कर दें। तो 28 दलों के बीच सीट शेयरिंग, मैंने पूछा कि कितने दिन में लगता है कि फाइनल हो बिल्कुल जाएगा? ट्रैक पर है। अब मैं ये तय तो अकेले कांग्रेस पार्टी तो नहीं तय सही बात। करेगी कि किस दिन सही घोषित बात। करेंगे। 28 मतलब सबसे बात करके होगा। बात चल रही है। हाँ। सही वक्त हाँ। पे ये निर्णय लिया जाएगा और साझा किया जाएगा। अब आपने कहा कि एनडीए गठबंधन में अभी कुछ तय नहीं हुआ, उस पर सवाल उठाए। एनडीए गठबंधन में ऐसा बयान किसी का आया, अधीर रंजन चौधरी टाइप का बयान, जिन्होंने ममता बनर्जी पर ही हमले कर दिए कि वो अहंकारी हैं और ये ऐसी हैं वैसी हैं, बहुत सारे बयान। अब अधीर रंजन चौधरी का बयान तो कांग्रेस लीडरशिप को अनकंफर्टेबल करता होगा ना? ये देखिए, ये हमारे यहाँ एक ऐसी बात है जरूर कि हम लोग खुलकर बोलने की हमें स्वतंत्रता होती है। वहां तो सोचने तक की स्वतंत्रता नहीं है जिनसे हम लड़ रहे हैं उनसे। तो लोकतंत्र में किसी पार्टी के भीतर क्या चल रहा है एक स्तर तक सार्वजनिक होना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं। सबके पार्टी के सामने भीतर हर चल रहा चीज। है। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं और आपकी अहम घटक ममता बनर्जी हैं। उनके खिलाफ बयान अभी 5 दिन के अंदर ऐसे बयान दिए जिसमें ममता बनर्जी की नाराजगी की खबर आई। तो ये लोकतांत्रिक आजादी, नहीं, हम अभिव्यक्ति फिर की भी आजादी है। लगातार एक स्तर पर हम लगातार आपस में संपर्क में, तमाम 28 के 28 दल लगातार संपर्क में रहते हैं। और जो भी छोटे मोटे मतभेद होते हैं उनको बिल्कुल निस्तारण उनका करते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बदलाव दिखा पवन जी कि आप बहुत सधे हुए शब्दों के साथ, कम शब्दों के साथ
संक्षिप्त जवाब आप दे रहे हैं, क्योंकि नाप तौल कर अभी आप जवाब देना चाहते हैं। तो आपको तो चलिए मतलब पहले ऐसा नहीं करता था मैं। चलिए, बहुत बहुत चूंकि आपको पता है धन्यवाद। कि दो चीजें कांग्रेस के लिए या चुनाव के लिए बहुत अहम है। एक कि राम मंदिर पर क्या स्टैंड ले, और कोई ऐसी बात ना निकले जिससे बीजेपी फिर हमारे पीछे पड़े या हमें रामद्रोही के खांचे में फिट करे, और दूसरा कुछ ऐसा ना बोले जो गठबंधन का कोई सहयोगी नाराज हो। तो ये आपकी मीडिया कम्युनिकेशन के मुखिया के नाते जिम्मेदारी भी है, तो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए शायद आप तोल मोल के बोल रहे हैं। धन्यवाद। अच्छा धन्यवाद। लगा आपसे वरना बात अधीर करके। रंजन चौधरी होते तो कुछ और बोलते अभी। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन खेरा धन्यवाद। जी, थैंक बातचीत यू। होती रहेगी। मणिपुर आप कब जा रहे हैं? आखिरी बात, मणिपुर कब जा रहे हैं मैं आप? कल सुबह निकल रहा तो चलिए, मणिपुर से जब यात्रा शुरू होगी तो बीच में हम लोग फिर बात करेंगे। हूं। नमस्कार। जरूर।